Hello, all future champions. Welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से सीरियसली अपनी तैयारी में एंगेज्ड हैं। तो आज का जो हमारा ये है सेट नंबर 2 जीएस का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे PYQ बेस्ड जो फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस सेट की जो शुरुआत है हमने 2 दिन पहले करी थी। सेट नंबर 1 हमने आज से 2 दिन पहले करा दिया है। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी वो सेट पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जो मैं कुछ टिप्स दूंगा कि जीएस को आप कैसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और कैसे आप अपने स्कोर को आप अपना बूस्टअप दे सकते हैं, जिससे आपका जो जीएस में स्कोर है वो 80 to 85% आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ कर पाएंगे। आपको एक ही चीज़ रखनी है कि आपको जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं या जिस भी भाई से आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको उस पर विश्वास करना है और आपको कंटेंट को जो है अपना तैयार करना है, और उसको 2-3 दिन के गैप पे आपको लगभग 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ करना है। तो चलिए आज के सेट की शुरुआत करते हैं बिना कुछ फालतू की बातें किए हुए। ठीक है, बढ़ते हैं सेट की तरफ। ठीक है, जो ये हमारा है सेट नंबर 2। तो देखिए सबसे पहले बात आती है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र क्या है? ये एक नाट्य शास्त्र, ये काव्य का ये भंडार है, इसको भरत मुनि ने लिखा है। तो नाट्य शास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो जितने भी हमारे क्लासिकल डांस हैं, क्लासिकल डांस यानी कि आपके जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं ना, जो शास्त्रीय नृत्य आपके जितने भी हैं उनकी जो जानकारी मिलती है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नाट्य शास्त्र के थोड़े से डीप में जाके कि नाट्य शास्त्र में जो है 36 अध्याय हैं, यानी कि चैप्टर्स कितने इसमें 36 चैप्टर्स हैं, और 6000 इसमें काव्य की पंक्तियां हैं, 6000 काव्य पंक्तियां हैं। बात कर लेते हैं वहीं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में आपका वर्णन मिलता है किसका? यज्ञ का। ठीक है, यज्ञ के जो संबंधित विधि विधान होते हैं उनका वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलता है। वहीं बात करें अथर्ववेद की, जो सबसे नवीनतम वेद इसको माना जाता है अथर्ववेद को, इसमें वर्णन मिलता है जादू टोने का। ठीक है, जादू टोने से संबंधित जो जितने भी आपके क्रियाकलाप होते हैं उनकी जो विधि होती है उनका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। ये सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है सबसे नवीनतम वेद कौन सा है। ठीक है, आपको ये भी चीज़ें याद रखनी हैं। बात कर लेते हैं वहीं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो है हमारा वो एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। ठीक है, जिसकी जो रचना है वो गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ये भी आपको याद रख लेना है क्योंकि कई बार एसएससी ने इसको पूछ लिया है इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं मर्दाना पहलू। मर्दाना पहलू बेसिकली क्या है? तो ये मर्दाना पहलू जो है वो मणिपुरी डांस, मणिपुरी डांस कहाँ का है? मणिपुर का है मणिपुरी डांस, और ये एक शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। तो जो मणिपुरी नृत्य का मर्दाना पहलू है, यानी कि जब इसमें जो पुरुष हैं वो जब इसमें अभिनय करते हैं मणिपुरी डांस में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं चोलोम। मणिपुरी डांस के मर्दाना पहलू को चोलोम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये एसएससी ने आपको कई बार पूछा है, इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं मणिपुरी डांस में जो आपके वाद्य यंत्र हैं वो जो यूज़ होते हैं उनके क्या क्या नाम हैं? तो मणिपुरी डांस में पुंग और करताल जो हैं आपके वो बेसिकली यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, बात करें वही थोड़ा सा आगे हम, तो जो हिंदू वैष्णव प्रसंग है, हिंदू वैष्णव प्रसंग, तो उसका जो वर्णन है वो मणिपुरी डांस से ही निकल के सामने आता है। हिंदू वैष्णव प्रसंग पर आधारित कौन सा आपका एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है मणिपुरी। ठीक है, और इसी मणिपुरी नृत्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का बखान भी किया गया है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें मणिपुरी डांस के कुछ फेमस कलाकार की जो इसे परफॉर्म करते हैं, तो वो उनमें आती हैं झावेरी सिस्टर्स, का नाम सबसे ऊपर आता है। झावेरी सिस्टर्स कौन है? तो ये मणिपुर को प्रदर्शित करने वाली नृत्यांगना हैं। ठीक है, जिनमें शामिल हैं दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा झावेरी। ठीक है, झावेरी इनका गोत्र है, और ये चार आपको जो नाम बताए हैं ये इसके परफॉर्मर हैं, इस डांस को
परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इन्हीं झावेरी बहनों के गुरु का नाम क्या है। तो इनके गुरु का नाम है विपिन कुमार सिंह। ठीक है, तो विपिन कुमार सिंह का संबंध किस नृत्य से है, वो मणिपुरी डांस से है। ठीक है, बात कर लेते हैं गुरु नल सिंह। गुरु नल सिंह मणिपुरी डांस के फेमस परफॉर्मर हैं। ठीक है, और इन जो झावेरी बहनों के गुरु हैं उनका नाम है गुरु विपिन सिंह। आपको जहाँ भी गुरु और सिंह यानी कि स्टार्टिंग में गुरु और अंत में सिंह जहाँ दिखे तो समझ लेना वो मणिपुरी डांस का परफॉर्मर है, यानी कि प्रदर्शन करता है। ठीक है, नृत्यकार है। तो बात कर लेते हैं गुरु अमली सिंह, ये भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। वहीं बात करें अगर आगे तो इससे कुछ जुड़े अन्य कलाकार मणिपुरी नृत्य के चारू माथुर, बीनो देवी, निर्मला मेहता और सविता मेहता, ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये आपको याद कैसे होंगे, जैसे अभी मैं आपको क्लास करा रहा हूँ तो फुली आपका जो फोकस है यहाँ क्लास में होना चाहिए, और इसके बाद में आपको जाके क्लास के बाद में आपको एक बार इसको पीडीएफ से देखना है। फिर इसी पीडीएफ को आपको लगभग 3 दिन के गैप पे एक बार और देखना है, तो आप पाएंगे कि आपका जो सेट है वो लगभग आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, 60 to 70% फिक्स हो जाएगा। और उसके 4-5 दिन बाद आपको फिर से एक रिवीजन देना होता है, जिससे आपका जो सेट है पूर्णतः आपके दिमाग में आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। बात कर लेते हैं छऊ नृत्य के बारे में। छऊ नृत्य क्या है, तो छऊ नृत्य जो है वो 3 स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स में, मतलब छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं। 3 शैलियों के नाम कौन कौन से हैं, तो सरायकेला। सरायकेला जो छऊ है वो झारखंड राज्य में किया जाता है। वही बात करें मयूरभंज छऊ, ये भी छऊ नृत्य की एक शैली है जो उड़ीसा में की जाती है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में किया जाता है। पुरुलिया जो छऊ है वो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सरायकेला छऊ जो है वो किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है, तो उसका आंसर होगा झारखंड राज्य में। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन बनाएगा। बात कर लेते हैं कि छऊ जो है कैसा डांस है, क्लासिकल डांस है या फिर फोक डांस है या फिर अर्धशास्त्रीय है, यानी कि सेमी सेमी क्लासिकल डांस है। तो इसको जो हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय वो है, वो इस छऊ डांस को मानता है कैसा, सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल मानता है आपका संगीत संगीत मंत्रालय, सॉरी संस्कृति मंत्रालय जो है आपका, वो इस डांस को, छऊ डांस को आपका अर्धशास्त्रीय नृत्य मानता है। ठीक है, वहीं बात करें आपके संगीत नाटक अकादमी की, तो संगीत नाटक अकादमी इसको नौवा शास्त्रीय नृत्य मानती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेट में। तो बात कर लेते हैं संगीत नाटक अकादमी की। तो संगीत नाटक अकादमी क्या है, तो ये बेसिकली संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार करने के लिए, पुरस्कार जितने भी आपके डांस में पुरस्कार होते हैं उनको ये प्रोवाइड कराता है संगीत नाटक अकादमी, और हर वर्ष ये पुरस्कृत करता है जितने भी फेमस कलाकार हैं उनको। तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो है वो 9 डांस हैं। कितने, 9 डांस हैं क्लासिकल डांस। सॉरी मेरे से ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई। तो जो संस्कृति मंत्रालय हमारा मानता है वो मानता है 9 शास्त्रीय नृत्यों को। ठीक है, 9 शास्त्रीय नृत्य संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग है। वहीं बात करें संगीत नाटक अकादमी की, तो संगीत नाटक अकादमी जो है हमारी वो 8 ही शास्त्रीय नृत्यों को अपनी स्थान देती है अपने यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा आगे सेट में। तो फेमस छऊ के कलाकार कौन कौन हैं, छऊ डांस के कलाकार आपसे कई बार डिफरेंट एसएससी के एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ लिए गए हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो मकरध्वज दरोगा का, केदारनाथ सिंह का और शुभेंदु नारायण का। और ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन तीनों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, इन तीनों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। एक और नाम आता है छऊ कलाकार में जिसका नाम है गोपाल प्रसाद दुबे। ठीक है, गोपाल प्रसाद दुबे को भी आपको याद रखना है, गोपाल दुबे। ठीक है, गोपाल दुबे को आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरी तरफ से, इसको याद रख लेना है। ठीक है, बात कर लेते हैं जगजीत सिंह। जगजीत सिंह का नाम किस लिए फेमस है, तो जगजीत सिंह भैया भारत के गज़ल गायककार हैं। ठीक है, गज़ल गायक हैं और इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2003 में। गज़ल गायक हैं, इनको 2003 में मिल चुका है क्या, पद्म भूषण। पद्म भूषण कौन से नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण 3रे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 3rd हाईएस्ट। ठीक है, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण।
वहीं बात करें थोड़ा सा आगे, तो जगजीत सिंह का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है चिट्ठी न कोई संदेश। तो आपसे एक बार एसएससी के एग्ज़ाम में इसी पंक्ति को देकर के पूछा गया था कि ये किसका सॉन्ग है, ठीक है। तो ये सॉन्ग है आपका जगजीत सिंह का, ठीक है, आपको याद रखना है। इनकी एक पुस्तक है जगजीत सिंह की, द अनफॉरगेटेबल्स, ठीक है, द अनफॉरगेटेबल्स। इसको आप इनका मतलब पुस्तक भी बोल सकते हैं या फिर संगीत संग्रह भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं वहीं आगे अन्य गज़ल गायकों की। गज़ल गायकी में कुछ प्रमुख नाम हैं आपके, उनको आपको हमेशा के लिए याद रखना है, जो आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर बात करें तो गज़ल गायकी में क्वीन किसको बोलते हैं, तो बेगम अख्तर को गज़ल गायकी की रानी बोला जाता है, गज़ल गायकी की रानी, ठीक है, गज़ल रानी किसको बोलते हैं, बेगम अख्तर को गज़ल रानी बोलते हैं, ठीक है। वही बात कर लेते थोड़ा सा आगे, तो गज़ल गायकी में मन्ना डे का नाम फेमस है, पंकज उदास हैं, मेहंदी हसन हैं, मल्लिका पुखराज हैं, ठीक है। और ये एक आपके तलत महसूम हैं, तलत महसूम, जो आपको यहाँ पे दिख रहा नहीं हो शायद, तलत महसूम है, ठीक है। ये सभी आपको याद रख लेने हैं। साथ ही ऐसा नहीं है कि हम इस क्लास में सिर्फ स्टैटिक जीके ही कवर करने वाले हैं, आप आगे वेट कीजिए, आपके लिए सभी सब्जेक्ट का इसमें मिश्रण है, ठीक है। आप आगे वेट तो कीजिए थोड़ा सा, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे इस से रिलेटेड इस सीरीज के, वो आपको मिल सके, ठीक है। तो बात कर लेते हैं वहीं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं बात करें तो शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के जो फेमस डांसर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। आपको एक रूट वर्ड याद रखना है, रेड्डी। जहाँ भी आपको रेड्डी नाम मिलेगा आप समझ जाना कि कुचिपुड़ी से संबंध है, ठीक है। बात करें भावना रेड्डी, कुचिपुड़ी नृत्य की डांसर हैं। कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद, ठीक है, विजय प्रसाद, शोभा नायडू, हलीम खान, ठीक है, तो हलीम खान भी इसी से संबंधित हैं। आगे बात कर लेते हैं, एक नाम और आता है कुचिपुड़ी नृत्य से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनका नाम है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है। वेम्पति चिन्ना आपको नाम याद रख लेना है, मेरी तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। बात करते हैं आगे, अब आ गया थोड़ा सा स्पोर्ट्स का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के पोर्शन में सबसे पहले बात करेंगे एशियन गेम्स के बारे में। तो एशियन गेम्स पहली बार हुए थे 1951 में। कहाँ पे हुए, नई दिल्ली में। यहाँ से शुभारंभ हुआ अपने देश से, भारत से। 1951 में पहले जो एशियन गेम्स थे वो इंडिया में हुए। कहाँ पे हुए, नई दिल्ली में हुए। बात करें यहाँ पे रैंक क्या रही थी इंडिया की, तो यहाँ पे इंडिया ने रैंक करी थी सेकंड रैंक। सेकंड रैंक इसमें हासिल करी थी हमने पहले एशियन गेम्स में, जिसमें हमारे 15 गोल्ड थे, ठीक है। वहीं बात करें इसी पहले एशियन गेम्स में, तो इसमें फर्स्ट जो रैंक थी वो जापान की रही थी, 24 गोल्ड के साथ में ये फर्स्ट रैंक पे रहा था। बात करते हैं उद्घाटनकर्ता कौन थे एशियन गेम्स के, तो उद्घाटनकर्ता थे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे भारत देश के, तो इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था पहले एशियन गेम्स 1951 में। 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स का जो उद्घाटन किया था वो आपके राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए बात करते हैं दूसरे एशियन गेम्स के बारे में। तो दूसरे एशियन जो गेम्स थे आपके वो हुए 1954 में मनीला फिलीपींस में, ठीक है। तो ये 3 साल के अंतर पे हुए थे। वैसे जो इनमें जनरली जो गैप होता है वो होता है 4 साल का, ठीक है। जनरली जो एशियन गेम्स में गैप होता है 4 वर्षों का होता है, लेकिन दूसरे वाले आपके इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये जो है 3 वर्ष के अंतराल पे हुए थे, इसीलिए आपके यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है दूसरे को। तो दूसरा आपको याद रख लेना है, कहाँ पे हुआ था, 1954 में मनीला फिलीपींस में। कितने साल के अंतर पे, 3 साल के अंतराल पे, ठीक है। वहीं बात करें अगर तीसरे एशियन गेम्स की, तो तीसरे एशियन गेम्स 1958 में। देख लीजिए आप, यहाँ पे 4 साल का गैप है, क्योंकि ये 4 साल के ही गैप पे होते हैं। तो जो दूसरे नंबर के थे वो किसी कारणवश 3 साल बाद ही कराने पड़े थे। तो तीसरे नंबर के जो थे वो टोक्यो में हुए थे। कहाँ पे, टोक्यो में। वहीं बात करें भारत में जो दूसरे नंबर के एशियन गेम्स हुए, मतलब भारत में जब दूसरी बार आयोजन हुआ एशियन गेम्स का 1951 में, तो पहली बार हुआ 1951 में, फर्स्ट टाइम हुआ। लेकिन सेकंड टाइम जो हुआ वो हुआ था आपका 1982 में, 1982 में, ठीक है। भारत की जो रैंक थी इसमें 5वीं थी, आपको रैंक भी याद रखना है। और जो
ये कौन से नंबर के थे? भारत में तो ये दूसरी बार हुए थे, लेकिन ये इनका क्रम कौन सा था एशियन गेम्स का? तो वो नवा क्रम था। कौन सा? 9th सेशन था इनका एशियन गेम्स का। और इसका जो शुभंकर था अप्पू हाथी था। अप्पू हाथी इसका शुभंकर था, ठीक है। 1982 में ये आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? नई दिल्ली में ही आयोजित हुए थे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1982 में जो एशियन गेम्स हुए हैं वो उनका जो मतलब सेशन है वो 9वां सेशन है, लेकिन ये भारत में दूसरे सेशन के गेम हैं, क्योंकि भारत में दूसरी बार आयोजित हुए से पहले ही बार 1951 में आयोजित किए गए थे भारत में। वही बात कर लेते हैं 2023 के एशियन गेम्स की, ठीक है। 2023 के एशियन गेम्स में फर्स्ट रैंक जो थी वो चाइना की थी, और आयोजन भी कहाँ पे हुआ था इनका? आयोजन हुआ था बीजिंग चीन में, ठीक है। सॉरी, बीजिंग चीन में नहीं हुआ, इनका जो आयोजन हुआ था वो संघाई चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? संघाई शहर में हुआ, चीन में। संघाई चीन में इनका आयोजन होता है 2023 के एशियन गेम्स का, ठीक है। इनमें फर्स्ट रैंक चाइना ने ही हासिल करी थी। भारत की इसमें रैंक थी, चौथी रैंक थी इसमें भारत की, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 आपके ब्रॉन्ज थे। टोटल 107 मेडल के साथ में भारत ने 4th रैंक हासिल करी थी इसमें, ठीक है, 2023 के एशियन गेम्स में। बात कर लेते हैं इसमें जो स्टार्टिंग में जो सेरेमनी होती है, स्टार्टिंग में एक उद्घाटन समारोह होता है, जिसमें ध्वजवाहक कौन थे आपके? वो भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह थे, जो हॉकी के एक फेमस क्या हैं, प्लेयर हैं। वही बात कर लेते हैं इनके साथ में, हरमनप्रीत के साथ में जो थी वो लवलीना बोरगोन शामिल थी, जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। उद्घाटन समारोह में ये दोनों ही आपके शामिल थे ध्वजवाहक के रूप में। बात कर लेते हैं ध्वज समापन। एक होता है समापन समारोह एशियन गेम्स का, उसमें जो शामिल थे वो PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर जो हैं वो आपके शामिल थे, ठीक है। भारतीय ध्वजवाहक के रूप में समापन समारोह में एशियन गेम्स 2023 में शामिल थे PR श्रीजेश हॉकी गोलकीपर। बात कर लेते हैं आगे। तो फुटबॉल का जो पहला विश्व कप था वो कहाँ पे हुआ था? 1930 में हुआ था स्टार्ट। कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में। कनाडा में फर्स्ट फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व कप फुटबॉल का पहला हुआ, ठीक है, कनाडा में। बात कर लेते हैं आयोजन स्थल की। तो आयोजन स्थल, आयोजन उरुग्वे में, सॉरी, 1930 में जो स्टार्ट हुआ फुटबॉल विश्व कप वो उरुग्वे से स्टार्ट हुआ, और आयोजन इसका उरुग्वे में ही हुआ था। विजेता उरुग्वे ही था, उपविजेता अर्जेंटीना रहा इसमें। फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल, विजेता उरुग्वे, उपविजेता अर्जेंटीना, ठीक है। सेशन कब हुआ? पहला 1930 में, फर्स्ट सेशन, ठीक है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फर्स्ट सेशन जो हुआ था 1930 में उरुग्वे में हुआ था, ठीक है। बात कर लेते हैं वहीं दूसरे फुटबॉल वर्ल्ड कप की। तो ये 1934 में 4 वर्षों के अंतराल पे ही होते हैं। तो 1934 में दूसरे जो आपका फुटबॉल का विश्व कप था वो इटली में हुआ था। होस्ट कौन था इसका? इटली ने आयोजन किया इनका, और इनमें जो विनर था वो भी इटली ही रहा था। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप आयोजन हुआ उरुग्वे में, तो जीतेगा कौन? उरुग्वे ने ही जीता, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें सेकंड फुटबॉल के वर्ल्ड कप की, तो 1934 में हुआ, इटली ने इसका आयोजन किया, और विनर भी इसका इटली ही बनेगा, ठीक है। ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जो फुटबॉल का विश्व कप आयोजित कराती है वो शीर्ष संस्था है फीफा, ठीक है। फीफा उच्च संस्था है फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, या फिर फुटबॉल खेल के लिए। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पेरिस फ्रांस में, ठीक है। पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। किसका? फीफा का जो मुख्यालय है, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कहाँ पे हुई थी? स्थापना पेरिस में हुई थी। आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल कब हुआ था? क्या? फीफा जो था आपका ओलंपिक में शामिल हुआ कब? ओलंपिक ने इसको कब मान्यता दी फीफा को? 1908 में, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो हुआ है वो ब्राज़ील में आयोजित हुआ है 5 बार। सॉरी, हाँ, सही है। 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो ब्राज़ील ने किया है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप जो अभी अभी हाल ही में हुआ, 3 साल पहले हुआ मान लेते हैं, लेकिन ये लास्ट सेशन था। इसके बाद में जो होगा 2026 में आयोजन होगा। तो 2026 में कनाडा, मैक्सिको और USA तीनों को
आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए। बात कर लेते हैं 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो इसमें अर्जेंटीना विनर रहा। आयोजन इसका हुआ कतर में, कतर यानी कि सऊदी अरेबिया में, ठीक है। उपविजेता बना इसमें फ्रांस। तो आपको ये है करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पोर्शन, इसको ज़रूर से आपको याद रखना है, ये आपको आगे आने वाले एग्जाम में ज़रूर से आपको देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल क्या हैं? तो जिन जिन देशों पे ब्रिटिशर्स का जो राज रहा, ब्रिटिशर्स का जो राज रहा जिन भी देशों पे, उन देशों के उन देशों के एक गेम होते हैं जिनको बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। इनकी शुरुआत कब हुई? 1930 में हुई थी। कहाँ पे हुए? पहली बार हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ पे आयोजन हुआ फर्स्ट सेशन का? तो फर्स्ट सेशन आयोजन हुआ हैमिल्टन कनाडा में 1930 में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया की जो रैंक थी वो कौन सी थी साथियों? तो यहाँ पे जो इंडिया की रैंक थी, यहाँ पे इंडिया की रैंक थी फोर्थ, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे रैंक थी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में। बात कर लेते हैं 1934 की, तो सेकंड कॉमनवेल्थ गेम थे 1934 में आयोजन हुआ, जिसका होस्ट था लंदन। लंदन में इसका आयोजन हुआ दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स का। सबसे ज़्यादा बार जो आयोजन हुआ है आपके किसका? कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल का, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 5 बार। ऑस्ट्रेलिया में 5 बार इसका आयोजन हुआ है। लेकिन अगर पूछे विजेता सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला कौन है, तो वो कौन है? सॉरी, हाँ, आयोजन इसका सबसे ज़्यादा बार हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बात कर लेते हैं 2030 में। अच्छा, 2030 अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि 1930 में हुई शुरुआत, और 1930 से 2030 तक इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो 100 वर्षवीं जो वर्षगांठ होगी उस पर आयोजन इनका हैमिल्टन कनाडा में ही आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी तरफ से स्टार बना के आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। बात कर लेते हैं, क्या कभी भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कभी भारत में आयोजित हुए भी हैं या नहीं? तो साथियों आपको मैं बता दूं, 2010 में नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुआ है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे आयोजित हुए थे? आपके नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। बात करें वहीं 2022 में कौन सा सेशन था? तो 22वां कॉमनवेल्थ का सेशन हुआ था, जो आपका 2022 में हुआ है, सबसे नवीनतम, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स का राष्ट्रमंडल खेल का सबसे जो नवीनतम संस्करण है वो 2022 में हुआ। और कौन सा संस्करण था? 22वां ही संस्करण था ये, ठीक है। आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो चौथी रैंक थी। इसमें टोटल हमारे थे 61 मेडल थे, जिनमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इंडिया की रैंक 22वें कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की रैंक थी वो चौथी रही थी, फोर्थ इसमें रैंक रही थी। आइए बात करते हैं कुछ बुक्स और उनके लेखक की। तो आप पढ़ेंगे आज नरेंद्र मोदी के बारे में, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है। तो ए पॉलिटिकल बायोग्राफी जो नरेंद्र मोदी की ऊपर एक लिखी गई किताब है, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर लिखी गई एक किताब है। इसको लिखा है एंडी मैरिनो ने। ये एक ब्रिटिश लेखिका हैं। कहाँ की लेखिका हैं? ब्रिटिश लेखिका हैं एंडी मैरिनो, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों की, आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अन्य लेखकों ने इनके ऊपर बुक्स लिखी हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो ये जो आपको पहले बताई नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये लिखी है किसने? ये लिखी है एनी मैरिडी ने, ठीक है। ये ब्रिटिश लेखिका हैं। बात कर रहे हैं 9x9 जो पुस्तक है वो दमन सिंह की है। सुपर सेंचुरी राघव बहाल की है, ठीक है। ये भी आपको पुस्तकें याद रखनी है। बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी ने जो खुद बुक्स लिखी है, उनका नाम है एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है, ज्योति पुंज, साक्षी भाव, लेटर्स टू मदर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है इनकी लेटर्स टू मदर। बात करें वहीं एडोब ऑफ लव, ये भी नरेंद्र मोदी की है। और एक है सोशल हारमोनी। ये 2 बुक्स हैं जो इनको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ यानी कि जो संघ शब्द है वो भारत के संविधान में कहाँ से ऐड ऑन किया गया? वो कनाडा से ऐड ऑन किया गया है। कनाडा से हमने उधार लिया है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में जो कनाडा से लिए गए स्रोत हैं,
हमारे जो भारतीय संविधान में शामिल हैं वो हैं अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली हैं हमने? भारतीय संविधान में कनाडा से ली हैं। संघात्मक जो व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम, वो हमने कनाडा से गृहीत किया है। बात करें वही यूएसए यानी कि आपके अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें उधार ली हैं अपने संविधान में, तो न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, और वहीं बात करें आगे तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग हमने कहाँ से ली है? वो ली है हमने अमेरिका से। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी हमने अमेरिका से गृहीत की है। ठीक है। बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो ये नीति निर्देशक तत्व ये हमने उधार लिए हैं आयरलैंड से, भारतीय संविधान में आए हैं। तो आयरलैंड के कौन से आर्टिकल में हैं ये? आयरलैंड के तो आर्टिकल नंबर 45 में हैं ये, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो 36 से 51 तक आर्टिकल में हैं। भारतीय संविधान में लिए कहाँ से हैं? आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 45 में है। बात करते हैं आइए यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो हमने यूके से क्या क्या लिया है? तो यूके से हमने लिया है एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली। ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या क्या ग्रहित किया है भारतीय संविधान में? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा से जो 12 सदस्य क्या होते हैं, नामित किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य राज्यसभा में, वो कहाँ से लिए गए हैं? हमने आयरलैंड से ही ग्रहित किए हैं। बात करते हैं आगे, जापान से हमने क्या उधार लिया है भारतीय संविधान में? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसी को बोलते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? जापान से ली है। ठीक है, जापान से ली है, जापान से गृहीत है। बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से हमने लिया है आपका आपातकालीन शक्तियों को। ठीक है। जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? वीवर संविधान है जर्मनी का, जिसका नाम है वीवर। जर्मनी के संविधान का नाम है वीवर। ठीक है। बात करें वहीं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने भारतीय संविधान में ऐड ऑन की हैं? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ऐड ऑन की है। संयुक्त बैठक जो आर्टिकल नंबर 108 में है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहित की है। वहीं बात करें समवर्ती सूची की, तो ये भी तीनों चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहित की हैं भारतीय संविधान में। ठीक है। बात करें संविधान संशोधन की, तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में शामिल की गई है। और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है ये प्रक्रिया? 368 नंबर के अनुच्छेद में है। ये आपको मेरी तरफ से स्टार मार्क कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एसएससी ने पूछ लिया है। बात कर लेते हैं रूस से क्या क्या लिया है हमने उधार? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में वो रूस के संविधान से ऐड ऑन किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो थे हमारे मूल संविधान का भाग नहीं थे, मूल संविधान का भाग नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में आपका शामिल किया गया भारतीय संविधान में। कहाँ से? रूस से। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मौलिक कर्तव्य आए थे, ऐड ऑन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन से, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। अच्छा, 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो हमने जोड़ा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इससे हमने 11वां मौलिक कर्तव्य ये ऐड किया था। ठीक है। और जो आपकी एक चीज़ और रहेगी, पंचवर्षीय जो योजना है भारतीय संविधान में, ये भी हमने रूस से ही ग्रहित की है। ठीक है। पंचवर्षीय योजना रूस से ग्रहित की गई हैं। ठीक है। अगर आपको कंटेंट प्लीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है। बात कर लेते हैं वहीं स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ये हमने फ्रांस के संविधान से उधार लिए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रांस की क्रांति से उधार लिए हैं। बात करें फ्रांस की क्रांति, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो 1789 से 1799 तक ये फ्रांस की क्रांति जो थी वो चली थी। ठीक है। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री के कुछ पाषाणकालीन मतलब प्राचीन इतिहास की बात कर लेते हैं आज हिस्ट्री में। तो हम इन चीज़ों को क्या है थोड़ा सा एक क्रम में लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी इनको लर्न करने में दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है। अगर आप डे बाय डे इनको रिवाइज करेंगे 3 से 4 दिन में, तो आपको देखेंगे आपको 3 से 4 रिविजन्स में आपका एकदम दिमाग में छप चुकी होंगी चीज़ें, और आप जीएस में एक बेटर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप मेरी बताई हुई इन चीज़ों को अपने डेली दिनचर्या में उतारते हैं। खाद्यान्न जो कृषि है वो नवपाषाण में आई थी। ठीक है। नवपाषाण का हिस्सा है खाद्यान्न कृषि, और पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। बात कर लेते हैं वहीं आग की खोज की।
तो आग की खोज, अग्नि की, वो हुई थी पुरापाषाण काल में। ठीक है, पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। अच्छा, कामथा जो है, कामथा एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कामथा, सिंधु स्थल। ठीक है, सिंधु स्थल हैं ये, जितने भी अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको याद रखना है। तो कामथा कहाँ पे, एमपी में है, दानिमाबाद महाराष्ट्र में है, चिरांद बिहार में है, सुरकोटड़ा गुजरात में है, पालरी आपका गुजरात में है, ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है, हुलास आपका यूपी में है, ठीक है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, और बल्लू बनावली जिसको बोलते हैं, ये दोनों ही हरियाणा में हैं। अच्छा, राखीगढ़ी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन, दुनिया का सबसे बड़ा, छोड़िए इस पॉइंट को, आपको ये सिंपली याद रख लेना है कि राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। जैसे जल संरक्षण के जो साक्ष्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से मिले हैं, धौलावीरा स्थल से मिले हैं। ठीक है, और धौलावीरा से हमने क्या क्या चीज़ें हमने प्राप्त की हैं, तो खेल का जो साक्ष्य है, खेल का एक मैदान मिलता है धौलावीरा से। ठीक है, तो धौलावीरा स्थल कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, बात करते हैं इसके खोजकर्ता, 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। किसकी, आपके धौलावीरा की। कहाँ पे पड़ता है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में पड़ता है आपका धौलावीरा। ठीक है, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है भारत में, वो कौन सा है, वो धौलावीरा ही है। ठीक है, धौलावीरा सबसे बड़ा है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में। और इसकी एक और विशेषता है कि ये जो धौलावीरा था वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, वो 3 हिस्सों में, 3 भागों में विभाजित था। और जितने भी इसके अलावा, धौलावीरा के अलावा जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो भारत में खोज की गई है वो सभी 2 भागों में विभाजित थे। तो ये इसलिए आपको स्टार मार्क करके लिख लेना है। ठीक है, बात करते हैं स्वतंत्रता बाद उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमारी भारतीय स्वतंत्रता के बाद में जो पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा था, तो वो था रोपड़। रोपड़ की खोज 1950 में करी गई थी। ठीक है, इसका जो आधुनिक नाम है वो है रूपनगर। ये कहाँ पे पड़ता है, रोपड़, रोपड़ पड़ता है पंजाब में। क्या है ये, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता हैं बीबी लाल एवं बीके थापर। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, बीबी लाल एवं बीके थापर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कालीबंगन। तो कालीबंगन भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसकी खोज 1953 में करी गई थी। किसके द्वारा, अमना मंद के द्वारा 1953 में। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में है। ठीक है, बात करते हैं वहीं आगे, तो ये लोथल एक स्थल पड़ता है जो गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज जो थी वो आपकी रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। यहाँ पे राव लिखा हुआ है लेकिन इनका पूरा नाम है रंगनाथ राव। ठीक है, रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज करी गई थी। आपको वर्ष भले ही याद रहे ना रहे, लेकिन खोजकर्ता का नाम आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, तो लोथल गुजरात की खोज 1953 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, रंगनाथ राव के द्वारा। बात कर लेते हैं नदी किनारे कौन कौन से, जो सिंधु घाटी नदी थी, एक सिंधु घाटी, सिंधु किसका नाम था, सिंधु नदी का नाम था। तो उसके जो किनारे खोजा गया सर्वप्रथम जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना जो स्थल था वो हड़प्पा था। ठीक है, सबसे पहला नगर खोजा गया कौन सा, फर्स्ट स्थल कौन सा था, हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अब हड़प्पा जो वर्तमान में है वो कहाँ पे है, वो आपका पड़ता है पंजाब में। पंजाब में कहाँ, रावी नदी के किनारे पे। ठीक है, ये क्या है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे नंबर पे खोजे गए स्थल की। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा स्थल खोजा गया वो खोजा गया मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज करी थी आपके राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी, 1922 में खोज करी थी। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और प्रमुख स्थल की कि कौन से किनारे पे ये बसे हुए हैं। तो कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, ये गग्गर नदी के किनारे पड़ता है। लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। रोपड़ जो है आपका सतलज नदी के किनारे पर पड़ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे की बात इस सेट की रहेगी आपके दूसरे पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अपना ख्याल रखें अपना और परिवार का, और प्लीज़ अपनी पढ़ाई में सीरियसली जुटे रहें ताकि आप जल्दी से जल्दी
अच्छी से अच्छी सरकारी जो आपकी डिमांडेबल नौकरी है उसे प्राप्त कर सकें।